रुको, वीडियो को पूरा देख के जाओ। शायद आप जो ढूंढ रहे हो वो इस वीडियो में आपको मिल गया हो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं? नहीं? अगर जानते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। आप सोच नहीं सकते हो कि इसका क्या महत्व आपके लाइफ में आ सकता है। तो आप वीडियो पूरा देखना। हालांकि मैं जानता हूं कि इतना कहने के बाद भी कुछ लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, उनको विश्वास होगा नहीं, ना अपने आप पे ना हम पे। तो कोई बात नहीं है। जिनको विश्वास ना हो और जिनको अमीर ना बनना हो, जिनको बड़ा ना बनना हो, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको बड़ा बनना है, तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। और जब आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा वैल्यूएशन दिखे, जब आपको लगे कि इस वीडियो की कोई वैल्यू है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं उनको इसका लाभ मिले। मुझे अपने लाभ से मतलब नहीं है, मुझे आपके लाभ से भी इस समय मतलब है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। जब तक मैं कंफर्म नहीं हुआ तब तक आज तक मैं वीडियो नहीं बनाया। तो अब ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा, या कई सारे लोग तो नहीं सुने होंगे। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। 7 अजूबा तो आप लोग सुने होंगे, 8वां अजूबा आज तक नहीं सुने होंगे। कुछ लोग सुने भी हों तो वो उस पर अमल नहीं करते हो। मैं कह रहा हूँ अमल करो, अगर सुने हो तो अमल करो उस चीज़ पे। अगर नहीं सुने हो तो आज सुनो, समझो और अमल करो। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। चेस आप लोगों ने देखा होगा। चेस में 64 खाने होते हैं। 64 खाने में आप पर खाने में चावल का एक, जो पहला खाना है उसमें चावल का एक दाना रखो, और हर खाने में जितना चावल पहले खाने में रखे हो उसका डबल आप करते चले जाओ। पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, इसी प्रकार चौथे खाने में 8। आप इस प्रकार करके आप 64वें खाने तक चले जाओ। 64वें खाने तक आप डाल दो। हालांकि मैं बता सकता हूं कि आप नहीं डाल पाओगे उतना उतना चावल, जहां तक मैं जानता हूं। डाल भी लो, बहुत मुश्किल होगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार इस चीज को कैलकुलेट करके देखना। क्या लगता है आप लोगों को कि 64वें खाने तक ये ज्यादा ज्यादा कितना चावल हो जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 10 लाख? शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होगा। इससे ऊपर क्या होगा? 64 खाने में कितना चावल हो जाएगा? मैं बता रहा हूं आपको। 64वां खाने तक जाते जाते इस चावल का दाना 18 जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 18 जीरो, यानी अगर 1 पे 18 जीरो तो कितना होता है? आप सोच के देखो, 18वां जीरो कितने लाख हो गए? जोरो। चलो, ये तो आप समझ गए होंगे। ये कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये कंपाउंड हम किए हैं। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाना, और तीसरे खाने में इसी प्रकार करके जो है डबल डबल करते चले गए हैं। आप लोगों में कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होंगे। क्रेडिट कार्ड आप लोग, इसमें से भी कई लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसमें मिनिमम अमाउंट पे करते होंगे। आप लोग मिनिमम अमाउंट पे करते होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बार, आप लोग को पता होगा कि मिनिमम पे अमाउंट पे करने के बाद आपको बचता क्या इंटरेस्ट लगता है इस पे? आप कहेंगे 3%, ईयरली 33%। ये बैंक कहती है या आपको बताया जाता है ईयरली 33%, 33% ईयरली एक क्रेडिट कार्ड का जो है इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यहां पे जो भी मैं कुछ देर पहले समझाया था चावल के दाने पे, वो यहां पे भी होता है। क्रेडिट कार्ड का हर पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूं कि जब आप पेमेंट, मान लो 1 लाख रुपए आप यूज करते हो बैंक का, जिसका मिनिमम अमाउंट पे करना है आपको 10,000 रुपया। आपने 10,000 पे कर दिया और फिर बाकी पैसा आप रख लिए, नहीं दिए बैंक को। बैंक क्या करती है, आपके 90,000 पे 3% ब्याज लगाती है, और फिर वो अगली बार जोड़ के फिर आपको मिनिमम पे करने के लिए कहती है, और आप मिनिमम पे करते हो, और फिर वो
जो पैसा बचता है उस पर 3%। और आपको ये बता दूं कि ये बार बार आपको 3% जो लग रहा है, जो आपका जो पैसा बच रहा है, आप एक बार तो जोड़ लिए, मान लो आपका पैसा बार बार जो इंटरेस्ट बच रहा है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। ये नहीं कि आपका जो 1 लाख आप लियो सिर्फ उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। जो आपका इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। आपको पता है अभी तक 33%, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के अंदर में ना आपको लगभग 50% से ऊपर चला जाता है, जो कि आप लोगों को पता नहीं है, बताया नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करो कि कभी भी मिनिमम अमाउंट पे करो ही नहीं, या तो पूरा करो या फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा के निपटा लो, वरना वो आपको डबल ट्रिपल लेके जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, हम इतना नहीं बताएंगे उसके बारे में, वो फिर कभी और उस टॉपिक के बाद लाएंगे। तो आ जाते हैं कि आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक हमसे ऐसे लेती है। अच्छा, आप साल में कितना पे किए? 50%। और आप अपना पैसा अगर बैंक में देते हैं तो आपको कितना मिलता है? 3 से 4%। साल में आपका ब्याज, आपको जो ब्याज मिलता है बैंक से, वो 3 से 4% मिलता है। और अगर बाई चांस आप एफडी कराते हो, हालांकि बैंक में रखने से बढ़िया है कि आप एफडी कराओ, क्योंकि एफडी कराते हो तो वो 7 से 8% देती है बैंक। तो जो आप नॉर्मली बैंक में रख रहे हो उससे बहुत बढ़िया है, डबल आपको प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन जो है 10% मिनिमम आप मान के चलो कि सालाना इन्फ्लेशन 10% है, यानी महंगाई 10% बढ़ती है। आज अगर आपके खर्चे 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल आपके खर्चे 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। 10% आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लगभग आपका ये 10% के अराउंड आप मान लो कि बढ़ेगा। तो ये हर साल बढ़ती है। और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? मात्र अगर नॉर्मल अकाउंट में डाल रखे हो तो 3 से 4%, और एफडी करा रखे हो तो 7 से 8%। ज्यादा अगर बैंक दे रही, ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रही तो 8%, इससे ऊपर नहीं मिलती है। 7%, वैसे 7 साढ़े 7% ही है, लेकिन आपको ज्यादा अगर अच्छा मिल रहा है तो 8% लास्ट है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा अगर 1 लाख जो आपके पास है, मान लेते हैं कि 1 लाख आपके पास है, वो आप एफडी कराएं तो आपको अगले साल मिलेगा 1,07,000 या 8,000। लेकिन आपका महंगाई जो आपका 1 लाख खर्च हो रहा था वो क्या हुआ? 1,10,000 अब हो गया। तो आपका जो महंगाई है वो बढ़ गया, यानी कहने का मतलब आपके खर्चे के हिसाब से आपका पैसा घट गया। अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है, एफडी कराना लोग समझते बहुत अच्छा है। एफडी कराना आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, पैसे बैंक में रखना नुकसानदेह है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे को लुटा दो। तो हमारा मुद्दा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कई लोगों को ये समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा। मैं बता रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता कहाँ है और कैसे मिलता है। अब आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है वो बैंक से, वो आप कैसे लोगे? यहाँ मुद्दा आती है कि वो आप कैसे लोगे, अगर आपको नॉलेज है तो। लेकिन पैसा ऐसा चीज है जिसके बारे में आपको समझ होना जरूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास समझ नहीं है पैसों के बारे में तो आप न के बराबर कुछ कर पाओगे। तो समझ होना जरूरी है। अगर समझ नहीं है, आप पढ़े हो तो कुछ नॉलेज आप उसके बारे में लो और फिर आप आगे बढ़ो। अब मैं आता हूं शेयर मार्केट। हालांकि शेयर मार्केट कहना गलत है, मैं कहता हूं बिजनेस। आप बिजनेस करते हो कोई, तो आप अगर 10 लाख रुपए लगाते हो, आप महीना में कितना कमा लेते हो? 50,000, 60,000। जो जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, हालांकि 50-60,000 स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं है, आपको 5 साल 7 साल लगेगा, तब जाके 50,000, 60,000 या 1 लाख तक आप पहुंचोगे। 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के, मिनिमम 10-20 लाख रुपए लगा के तब आप 1 लाख तक पहुंचोगे, कम से कम 4-5 साल बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो काम आप कर रहे हो वो काम आपका पैसा करे तो कितना बढ़िया होगा। तो आप पैसे से काम कराओ। खुद काम कर तो अच्छी बात है, लेकिन पैसों से काम कराओ। तो पैसों से आप काम कैसे कराओगे? यहाँ लोग इंसान पे तो विश्वास करता नहीं है, तो पैसा पे कैसे विश्वास करोगे? हालांकि पैसा तो अपना है यार, विश्वास कर सकते हो उस पर। पैसा अपने आप तो नहीं भागेगी, अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते तो हमसे अपने आप नहीं भागेगी। मैं ये आज वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि कई लोगों को पैसों से काम कराने नहीं आता है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई ये चीज सीखे कि पैसा कैसे काम करता है। निर्जीव पदार्थ, जो कि निर्जीव पदार्थ है, वो आपके लिए काम क्यों करेगा, कैसे करेगा? कराना आपको है उससे। किस तरीके से वो करेगा वो सिर्फ आपको देखना है और आपको समझना है।
पैसा को अपने हिसाब से काम नहीं करना है। अगर वो आपके हिसाब से काम करेगा तो बढ़िया है, अगर आप पैसों के हिसाब से काम किए तो बेकार है। क्योंकि पैसा ऐसा चीज है, अगर आप उनके हिसाब से काम करोगे तो आप उनके पीछे भागते रहोगे और आपके पास वो नहीं आ पाएगी। लेकिन पैसा को सिर्फ कंट्रोल कर लो आप और उसको अपने हिसाब से चलाओ, तो वो आपको और पैसा ला के देगी। अट्रैक्टिव चीज है वो जैसे आप उससे अट्रैक्ट होते हो ना, वैसे वो पैसे को भी, पैसा पैसे को भी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, तो वो अपने तरफ खींचता है पैसे को। चुंबक है वो, इंसान के लिए भी और पैसा पैसों के लिए भी। तो अब आते हैं शेयर मार्केट। हालांकि शेयर मार्केट में आपको डायरेक्ट नहीं घुसना है, कुछ नॉलेज लेके जाना है। अगर आपके पास नॉलेज ना हो, जिसको हम सिप के नाम से जानते हैं, SIP के नाम से जानते हैं, कुछ ऐसी SIP है जो कि सालाना 30 से 35% रिटर्न देती है। अगर आप बैंक से मात्र 7% पे खुश हो और आपका इन्फ्लेशन 10% पे है, तो आप तो लॉस में जा रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि आप लॉस में। आप खुश हो रहे हो कि अरे हमारा पैसा बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो आने वाला समय में के लिए घट रहा है पैसा। आपका समय उस समय महंगा हो जाएगा कि आप हर चीज महंगी खरीदोगे और आपका पैसा का वैल्यू खत्म रहेगा। तो अब क्या है कि 10% इन्फ्लेशन है, तो हमें इससे ऊपर होना होगा। 10 के जगह पर हमारा 15% हमें मिले, 20% मिले, 30% मिले, तो हमारा बेनिफिट है। तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि गिनी चुनी कंपनियों को पकड़ के रख रखी है, और उसमें जो है SIP अगर आप कर सकते हो मिनिमम 500 से, मान लो आप 500 से कर सकते हो, तो 500 से आप स्टार्ट करते हो। हालांकि यहाँ पे आप लोगों के माइंड में अभी तक आ गया होगा कि इसमें बहुत रिस्क है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं इस बात को भी यहीं पे रोकता हूँ और आगे बताता हूँ। पहले एक चीज़ बात कि अगर आपका रिस्क है उसमें, तो आप उस शेयर को खरीदो जिसमें रिस्क ना हो। आपको विश्वास किस पे है? बैंक पे। बैंक में पैसा डाल रखे हो ना, तो बैंक पे विश्वास है, तो आप बैंक के शेयर को खरीद लो ना। दिक्कत क्या है? बस वहां पे आप खुद से कर दो शेयर। तो आपको सिर्फ इतना देखना कि कौन सा बैंक 10 साल बाद और 20 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो आप उस पर तो विश्वास कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट बैंक के शेयर को खरीदो। अगर आपको बैंक पे विश्वास है तो बैंक के शेयर को खरीद लो। आप डायरेक्ट बैंक के मालिक हो गए। आपके पास अगर अच्छा खासा अमाउंट है, अगर कोई अच्छी खासी बैंक में आप इन्वेस्ट कर दिए, तो आप उस बैंक के मालिक हो। बैंक का मालिक कोई दूसरा नहीं है, CEO मालिक नहीं होता है। CEO वहां का एम्प्लॉय है। आप लोग समझ रहे होंगे अभी तक जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ नीचे लेवल पे जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय नहीं, CEO भी एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही होती है। मालिक कौन हुआ? जो उसमें पैसा लगा रखा हो अपना। आप अपना पैसा लगाओ और आप उसके मालिक हो गए, चाहे उसमें 1 रुपया ही आपका क्यों ना हो, आप उसके उतने का मालिक हो। तो आप बैंक का शेयर खरीद लो अगर आपको उससे विश्वास है तो। लोग क्या करते हैं, अभी मिडिल क्लास लोगों में जो कमी है, उनको सिर्फ डर लगा होता है, अरे सेफ है FD यार। अगर वो बैंक भाग गई, मैं आपको बताता हूँ, FD की बात बता रहा हूँ, अगर वो बैंक भाग गई, अगर आप किसी बैंक में 20 लाख रुपए लगा दिए, FD कर दिए 20 लाख रुपए का, अगर वो बैंक आज भाग गई, साल भर 2 साल 5 साल बाद भाग गई, आपके FD टूटने से पहले भाग गई, तो क्या कर सकते हो? फिर वो पैसा कहाँ से आएगी? हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ, ये टिप्स बढ़िया है। बैंक आपको अगर भाग जाती है, बैंक अगर भाग जाएगी, तो आपको 5 लाख तक, इंडिया में सबसे बढ़िया जो है RBI जो है, इसका ये बहुत सख्त बैंक है। RBI का रूल बहुत सख्त है। अगर कोई बैंक भागती है तो आपको RBI 5 लाख रुपए तक कवर करके देगी। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अगर किसी बैंक में आपका लॉस होता है, कोई बैंक भाग जाती है, तो उसमें RBI आपको 5 लाख तक कवर करके देगी। तो यहाँ तक आप 5 लाख से तो कवर हो गए, लेकिन आपका है 20 लाख रुपया FD। अब 15 लाख तो आपका लॉस हो गया, 5 लाख की सिर्फ RBI दी है, 15 लाख लॉस हो गया, तो आपको बेनिफिट तो वहां भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटर क्या है कि आप किसी बैंक का शेयर खरीदो या किसी भी चीज का शेयर खरीदो, उस शेयर के उसके बारे में आप रिसर्च करो। जैसे आप कोई बैंक का शेयर खरीदते हो, उसके बैंक में आप अपना अकाउंट देखो खोल के, ताकि कस्टमर लेवल पे वो बैंक कैसा है, कस्टमर से कैसा बिहेव रखता है, वो आने वाले 10 साल में किस लेवल पे जा सकता है बैंक, या फिर उस बैंक के, और ये तो है ही, उसके साथ आप बैंक का बैकग्राउंड पढ़ो, बैकग्राउंड की जानकारी रखो। उस बैंक को देखो कि ये पिछले 10 साल में या 20 साल में कितना रिटर्न दिया है, आने वाले समय में कितना दे सकता है। मिनिमम आप देखो, मार्केट ऐसा है कि कोई नहीं जानता कब क्या हो, लेकिन फिर भी आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आप इस चीज को
प्रिडिक्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आप नहीं कुछ बड़ा नहीं करोगे। तो बैंक में अगर मैं आपको नॉर्मली एक बैंक का दे दिया, हालांकि आप किसी भी कंपनी में लगा सकते हो। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां शायद ना डूबे और नहीं डूबती है, ऐसा नहीं कि सब डूब जाती है, बहुत कंपनियां नहीं डूबती है, लेकिन कुछ कंपनियां डूबती भी हैं, तो यहाँ रिस्की होता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप एफडी कर रखे हो और वो बैंक भग गई तो क्या वहाँ रिस्क नहीं हुआ? कितने लोग सहारा में पैसा डाल लगे थे, मैंने भी डाला था। आप लोग से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप लोग को छोड़ो, मैं खुद भी डाल रखा था अपना सारा पैसा डूबा मेरा भी। अभी तक उम्मीद दे रखी है सरकार कि पैसा आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी यार। मेरा तो मिच्योर कब का हो चुका है, मेरा पैसा कुछ नहीं आया। नहीं देगी सरकार तो क्या कर लोगे? अगर सहारा वाली कंपनी नहीं देगी तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं। वहां भी तो रिस्क था। जो भी आप वहां पे सेविंग किए हो, चाहे 1000-2000 करके हर महीने, वो रिस्क तो हुआ, आपका पैसा तो गया। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आप शेयर मार्केट में रिस्क ले सकते हो। लोग देखो, मैं बताता हूँ शेयर मार्केट में कमी क्या है। लोग कहते हैं जुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये जुआ है। मैं कहता हूँ जुआ आपको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आपको नॉलेज नहीं उसके बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं, गए किसी के कहने पे, अरे भाई इस शेयर का रेट बढ़ रहा है, खरीद ले। अब झट से खरीद लिया, अच्छा खरीद लिया, गिरने लगा। अब शेयर खरीद लिया, शेयर गिरा। ऐसा नहीं कि शेयर लगातार बढ़ता ही है, गिर भी जाता है, और लगातार गिरता ही है, बढ़ता भी है। लेकिन अब इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली आपको करना क्या होता है और आप करते क्या हो गलती। शेयर आप खरीद लिए किसी और के कहने पे, आपको नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज लिए नहीं उसके बारे में, और आप शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदने के बाद आप क्या हुए कि मार्केट गिरा, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा तो गिरा, 10% गिरा, कोई बात नहीं, अब तो ऊपर जाएगा ही, अभी बढ़ रहा था बहुत तेजी में, छोड़ दिए। कुछ गिरा, फिर छोड़ दिए, फिर और गिरा, फिर छोड़ दिए, करते करते अब माइनस में चले गए। अब आपका हिम्मत ही नहीं है कि यार 50% 60% पैसा गिर गया, आपको लग रहा है यार क्या करूंगा इस पैसे का, मेरा तो बर्बाद हो गया मैं। अच्छा, अब जो आपको बता दिया उसको आप गाली दे रहे हो कि भाई ये तो साला गलत दे दिया हमको। दूसरी बात, अगर आपको ये चीज दिखा तो आप क्या कह रहे हो अपने बच्चों को, यार इसमें मत घुसना, खराब चीज है। पड़ोस वाले को कह रहे हो, अरे सबसे घटिया चीज है, ये जुआ है। हाँ मैं मानता हूं उन्हीं लोगों के लिए जुआ है जो लोग लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट में आप जाओ लंबे समय के लिए, 10 साल 20 साल के लिए आप सोच के बैठो कि भाई मेरा पैसा है, मैं 10 साल 20 साल बाद निकालूंगा, उसके लिए रखो। कुछ लोग सोचते हैं कि आज रखें और डेली देखते रहते हैं। चार्ट आप डेली देखोगे, होता है, मैं भी शुरू में ऐसा ही करता था, मैं भी चार्ट डेली देखता था। अरे आज इतना ऊपर गया मार्केट, ओह ठीक है आज तो मजा आ गया, इतना पैसा हमारा भरा। अरे आज इतना क्या, ओह आज मैं दिन भर उदास हूँ। ऐसा होता है, ये मैं भी करता था पहले, और शायद आप भी अगर नए हो तो आप करोगे। मैं कहता हूँ नहीं, जरूरी नहीं है, आप रिसर्च करो उसके बदले। जितना देर आप उस मार्केट में होते हो उतना देर आप रिसर्च करो उस मार्केट पे कि आपको करना क्या है, क्यों उस मार्केट में घुसना है, आपको कि कौन सा शेयर खरीदना है। अब रिसर्च करो, ये मत देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसको जहां जाना हो तो जाएगा ही। आपका काम है सिर्फ रिसर्च करना। अगर आप रिसर्च सही तरीके से कर लिए, आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लो कि हम जो शेयर खरीदेंगे उसमें एम्प्लॉय अच्छे होने चाहिए, कंपनी का सीईओ अच्छा होना चाहिए, कंपनी किस रेशियो से ग्रोथ कर रहा है, कंपनी क्या वर्क कर रही है, अच्छा पहले क्या की हुई है जो अभी तक ऐसे है, अब आगे क्या करेगी। ये चीज आपको रिसर्च करना है। ये रिसर्च करने के बाद पैसा लगाओ, उसके बाद जो है आप उसको साप्ताहिक या महीने में एक बार देखते रहो। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ भी देना है, छोड़ना भी नहीं है। हालांकि एफडी करके हम लोग छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि एफडी हम कर दिए हैं, और हमें पता नहीं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कल को बैंक दिवालिया घोषित हो गई, बैंक भग गई, तो आप क्या करोगे? आपको पता कब चलेगा? जब बैंक भग जाएगी, क्योंकि न्यूज उसके बाद आती, पहले तो न्यूज आएगी नहीं। शेयर मार्केट में आप डेली देखोगे, उसको समझोगे, उसकी मार्केट को समझोगे, आप क्वार्टरली आप उसको शेयर को समझोगे कि शेयर आप खरीदे हो, वो शेयर क्वार्टरली आप देखोगे कि भाई अब कंपनी में क्या चेंजिंग हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो अब उससे अगर आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो आप एक क्लिक पे पैसा निकाल सकते हो। मात्र एक क्लिक पे आप वो पैसा निकाल सकते हो। पैसा आप उस बैंक में निकालो अगर किसी बैंक आप शेयर खरीद रखे हो तो उस बैंक को कभी भी उस बैंक को कभी भी मत रखना आप अपने साइड पे। उस पे आपको क्या करना है कि बैंक दूसरा होना चाहिए, ताकि क्लिक करने का दूसरे बैंक में पैसा है, इस बैंक में पैसा आएगा तो पैसा तो, अगर मान लो बैंक दिवालिया घोषित हुई, बैंक भग गई,
तो आप तो गए, पैसा उसी में आई। हालांकि पैसा आते ही आप निकाल सकते हो, जब आपको पता चल गया टाइम से पहले तो आप निकाल सकते हो, तुम हाथ बच जाओगे। लोग गलती क्या करते हैं, 2-4 रोज में या 2-4 महीने में ऊपर नीचे कर जाते हैं, लॉस होता है और वो निकल जाते हैं। वो फिर आस पड़ोस वाले को कहते हैं भैया बेकार है, शेयर मार्केट बेकार है। मैं अपना बताऊं, मैं शुरू में जो शेयर लिया था, मैं शेयर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नहीं बोला जाता इसमें। तो शुरू में मैं भी लॉस में था, मैं भी लगभग 36% लॉस में चला गया था। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 36% बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन मेरा पैसा उस समय शुरू में कम लगा हुआ था तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो 36% मेरा लॉस में था और आज वो शेयर मेरा 49% प्रॉफिट में है 1 साल के अंदर में। तो आपको करना क्या है, आपको जो रखना है पेशेंस। अब कितने लोग 36% में बेच देते हैं, निकल जाते हैं। अगर मुझे उस कंपनी में विश्वास है कि नहीं वो कंपनी आगे बढ़ेगी, अगर मुझे लग रहा है, मैं उसको जानता हूँ उस कंपनी को, तो मैं उस कंपनी में रख सकता हूँ। मुझे पता था वो कंपनी आगे बढ़ेगी और वो इस साल, मतलब मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर में मेरा पैसा, अब सोचो कि 36% लॉस था और 50% प्रॉफिट में हूँ मैं लगभग 80%, 80-90% हो गया। 80-90% मेरा 3 महीने में ग्रोथ कर गया वो शेयर। तो यहाँ पे आप अगर नॉलेज लेके बैठते हो, कुछ लोगों को नॉलेज है ही नहीं, तो सिर्फ बगैर नॉलेज लिए तो कुछ भी कर सकता है। अगर आप नॉलेज लेके बैठते हो तो आप उसको लॉस से बचा सकते हो। तो सबसे पहले आपको नॉलेज तो होना जरूरी है यहाँ पे। अब इसका नॉलेज लो, आप उसके बारे में जानो, जिस कंपनी में पैसा लगाते हो उस कंपनी के बारे में जानो और फिर पैसा लगाओ। वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 10 साल 20 साल के लिए, मैं आपको अब मुद्दे में आते हैं, मैं तो बहुत देर तक भाषण कर गया, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं बता रहा था कि कई कंपनियां ऐसी है जो 30%, अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो SIP यानी सिप आप करते हो तो 25, 30, 40% तक भी कंपनियां दे रही रिटर्न सालाना। 10 साल के लिए अगर 30% रिटर्न देती है तो सोच के देखो कितना हुआ, 300% हुआ 10 साल के लिए। अगर आप किसी भी शेयर में 10 लाख रुपए लगाते हो तो 30 लाख रुपया हो जाता है वो शेयर। नहीं, मैं अभी बता रहा था सिप के बारे में, SIP के बारे में। तो SIP में अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हो, हालांकि 10 लाख आप नहीं, महीने का 1000, 2000, 5000 लगाना है आपको, आप इतना ही पैसा लगाते हो तो आपका जो पैसा वो आपका हो जाता है 30 लाख रुपया। अगर 5000 रुपया अगर महीने का आप लगा सकते हो तो 60,000 साल का गया आपका। लेकिन मैं कहता हूँ आप इस हिसाब से पैसा नहीं लगाना, मेरे कई वीडियो ऐसे बने हैं, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैं बता रखा हूँ कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये नहीं कि आप जो कमाए वो उसमें इन्वेस्ट कर दिए, नहीं, आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा आप अपने लिए सेव भी करोगे, कुछ पैसा घर पे खर्च भी करोगे और कुछ पैसा उसमें लगाओगे। सारा पैसा कभी मत लगाना उसमें, खर्च करने के बाद भी अगर सारा पैसा बच जाए तो नहीं लगाना। कुछ पैसा सेव जरूरी है, अगर आप सेव नहीं करते हो तो भी गलती है। तो सेविंग आपका कुछ होना चाहिए। मान लो कभी मुसीबत आती है तो जो आपका सेविंग रहेगा वो आपका साथ देगा। अगर मान लेते हैं वो मार्केट खराब हो गया तो आपका जो सेविंग रहेगा वो आपका साथ देगा। तो सेविंग होना जरूरी है, तो सेविंग कभी मत छोड़ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेविंग आपको हमेशा चाहिए। सेविंग के साथ साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, एक समय आएगा जिसमें आपको काम नहीं करोगे और वो अपने आप वो पैसा आपके लिए काम करता रहेगा और उस पैसे से आप कमाते रहोगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप काम कर रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा इस समय। मैं कह रहा हूँ अभी अगर जो 18-20 साल के लड़के हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, हालांकि हर उम्र के लिए, लेकिन आप समझो, मैं उदाहरण के लिए 18-20 साल के लड़के को ले रहा हूँ। अब आप ये देखना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आप क्या करोगे, जॉब। अधिकतर लोग पढ़ाई करने का जॉब ही ढूंढते हैं, बिजनेस तो कोई करना ही नहीं चाहता है। बिजनेस करना चाहिए उसे। मैं बिजनेस पे भी कई वीडियो बना रखा हूँ और आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो बिजनेस तो करना चाहिए, हालांकि चलो कोई बात नहीं, मैं जॉब की बात करता हूँ पहले। अगर आपको महीने में 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हो, 1 लाख रुपया अगर महीने का आप कमा रहे हो, मान लो 20 साल से 25 साल तक आप पढ़ाई किए, 25 साल पढ़ाई करके और कोई भी काम स्टार्ट कर लिए, तो 25 साल बाद, 5 साल बाद आपका अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस करो, तो आप अगर मान लो कि 1 लाख रुपया महीने का कमाना स्टार्ट करते 25 साल बाद, तो 5 साल आप मान लो 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो कितना कमाए, 60 लाख रुपया। ठीक है, 1 साल में आपको 12 लाख रुपया, तो 5 साल में 60 लाख रुपया आप कमाए। 60 लाख में आपका खर्च कितना होगा, 40 लाख रुपया। अभी आपको लग रहा हो चल रहा, अरे नहीं 40 लाख कैसे खा जाएंगे, नहीं खा जाओगे, मुझे पता है। अगर आप सही से किए ना तो 40 लाख पे निपट लोगे। सही से अगर आप नहीं संभाल पाए पैसा को ना, तो 40 छोड़ो, 60 की जगह पे आपको 70 भी चला जाएगा, माइनस में चले जाओगे, कर्ज हो जाएगा। और इस सबसे मैं जूझा हूँ
तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पिछले 12 साल से जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और उसमें मैं लॉस करता रहा। लॉस नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट था मेरा, लेकिन लॉस सिर्फ मुझे पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता था, इसकी वजह से मैं लॉस करता गया। और आज मैं 1 साल के अंदर में अच्छा खासा कर चुका हूँ। मैं सब कुछ नहीं बता सकता खोल के, तो मैं ठीक हूँ। मैं ये कह सकता हूँ आज से जो 1 साल पहले जो मेरी स्थिति थी उससे लाख गुना बढ़िया मेरी स्थिति। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते पैसे को, तो आप लाख रुपये महीना कमाओगे ना तो पैसा जीरो हो जाएगा, उल्टा माइनस में चला जाओगे, तो वो काम मत करना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर मान लो 25 से 30 तक जो आप कमाओगे उसमें आपका पैसा खर्च हो जाएगा 40 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपया कमाते हो तो आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हो तो 60 लाख रुपया कमाते हो, और 60 लाख में आप 40 लाख खर्च करते हो, लेकिन बचे कितना? 20 लाख रुपया आपका बच गया। उस 20 लाख को कई लोग तो एफडी कर देंगे, अकाउंट डाल रखे होंगे, अरे कुछ तो आएगा ही रिटर्न, नहीं आएगा, बिल्कुल 3% कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपका नुकसान हो रहा है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं तेजी में बढ़ा रहा हूँ। अब तो आपको जो है अगर 60 लाख में से 20 लाख रुपये बच गया, सबसे बेस्ट ये है 10 लाख रुपये आप अपने सेविंग में रखो या एफडी कर दो। सेविंग से अच्छा एफडी है, कुछ तो एक्स्ट्रा देके जाएगा। और 10 लाख रुपये आप शेयर मार्केट में लगाओ, तरीके से लगाओ, रिसर्च करके करो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। मैं पहले बताया हूँ कि आप स्टूडेंट हो, 20 साल से 25 साल के बीच में आप जो भी कमाते हो या पढ़ते हो, जो भी करते हो वो करते रहो उस बीच में। अब उसके बाद 25 से 30 साल तक जो आपके पास पैसा होता है उसमें जो पैसा हुआ, मान लो 10 लाख रुपया आपका बच गया, उस सेविंग करो, 10 लाख सेविंग करो और 10 लाख मार्केट में लगाओ। मार्केट में लगाने के बाद हालांकि 10 साल तक उसको भूल जाओ, अगर बढ़िया शेयर में ले रखे हो तो 10 साल तक भूल जाओ, आपको ये 10 लाख रुपया ना करोड़पति बना देगा। क्योंकि वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लो अगर महीने में आपको ये 10 लाख रुपया 1 लाख रुपया बढ़ा ना, तो जो इंटरेस्ट उसका बढ़ेगा ना, तो 11 लाख का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। जैसे मैं शुरू में बताया था कि क्रेडिट कार्ड वाले कैसे पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसी प्रकार आपका जो पैसा है वहां पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा। अगर आपको 10 लाख का 11 लाख हो गया तो 11 लाख का इंटरेस्ट आएगा। 11 लाख का जो इंटरेस्ट आया, अगर मान लेते फिर 12 लाख हो गया तो 12 लाख का इंटरेस्ट आएगा हर महीने हर साल। आपका पैसा खुद ब खुद काम करेगा, वहां पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हालांकि मैं जानता हूँ ये आप लोग वीडियो देख के भी कई लोग जो है ना इग्नोर कर दोगे, आप लोग को लगेगा कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। पहले मैं बताया था क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पूरा करो। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर पूरा है आपका तो पहले तो आप गरीब होने से बच गए। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर रोकते हो ना तो आप धीरे धीरे गरीब होते चले जाते हो। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रोकना नहीं चाहिए, कि कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा तो आपका पैसा हमेशा घटता जाएगा। और अगर मार्केट में आप डालते हो तो आपका पैसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगा, तो आपका पैसा डबल ट्रिपल चौपल बनता जाएगा। ये आप लोग को अभी तक पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता था तो आप इस पे काम कर सकते हो। और जिनको मेरे बात पे भरोसा नहीं है वो नहीं भी कर सकते हो। और मैं यही कहूँगा, अगर आप नहीं कर सकते हो और किसी को अगर कोई समझने वाला बंदा है, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो तो आप शेयर करो, क्या पता उनको इनका फायदा मिले। फिलहाल ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।